बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के सबक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ब को और इसकी टाइप्स को। वर्ब को उर्दू और अरबी ग्रामर में हम फ़ेल कहते हैं और इंग्लिश ग्रामर में वर्ब के मेनली दो फंक्शन होते हैं। सबसे पहले तो ये है कि या तो वर्ब किसी एक्शन को डिनोट कर रहा होगा या किसी एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा होगा, किसी भी कामकाज को डिस्क्राइब कर रहा होगा, या दूसरे नंबर पर अगर एक्शन को नहीं डिस्क्राइब कर रहा होगा तो वो स्टेट को डिस्क्राइब कर रहा होगा, मतलब एक हालत को बयान कर रहा होगा। इनकी ज़रा मिसालें देख लीजिए ऐसे वर्ब की जिसके अंदर एक्शन को डिस्क्राइब किया जा रहा हो। आई टॉट अ लेसन, यू गो टू स्कूल, शी कुक्स फूड, वी स्टडी एवरी डे। इन जुमलों में हमारा जो वर्ब है ये एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है, एक फ़ेल को डिस्क्राइब कर रहा है, एक काम को डिस्क्राइब कर रहा है। जी, तो दूसरी मैंने बात की थी कि आपका जो वर्ब है वो एक स्टेट को बयान करेगा, वो एक हालत को बयान करेगा। उसकी एग्जांपल ज़रा सुन लीजिए। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं वाटर इज़ कोल्ड। अब यहाँ पर वाटर इज़ कोल्ड में कोई एक्शन नहीं है, कोई फ़ेल नहीं है, लेकिन यहाँ पर पानी के ठंडा होने की हालत को बताया जा रहा है कि पानी ठंडा है। वाटर इज़ कोल्ड की तरह दूसरे जुमले सुन लीजिए, लाइक सन इज़ शाइनिंग, मून इज़ ब्राइट। यहाँ पर देखिए कोई एक्शन नहीं है बल्कि एक स्टेट है, और स्टेट की वजह से यहाँ पर जो इज़ है हमारा ये वर्ब का रोल प्ले कर रहा है। जी, इस चार्ट में स्टेटिव वर्ब की कुछ मज़ीद कलेक्शन दी गई है जिससे आपको मज़ीद बात समझ में आ जाएगी और उम्मीद है ये हेल्पफुल होगा। आप इन दोनों चार्ट्स को देख लीजिए, ये दोनों आज के सबक से मुताल्लिक़ हैं और दोनों यूज़फुल हैं। जी, तो दोस्तों आज के सबक में यहाँ तक हमने सबसे पहले वर्ब को डिफ़ाइन किया है और उसके दो रोल्स देखे हैं कि या तो वर्ब स्टेटिव होगा या एक्शन वर्ब होगा, और उसकी कुछ एग्जांपल्स देखी हैं। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं वर्ब की टाइप्स की तरफ। जी, तो दोस्तों स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब के बाद तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब सादा अल्फाज में अगर कहें तो ऐसा वर्ब होता है जिसके साथ एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है, यानी आपका जो मफूल है वो आपका ज़रूरी होता है। फ़ेल को अपना मीनिंग पूरा करने के लिए, फ़ेल का माना पूरा हो उसके लिए उसको मफूल की ज़रूरत लाजमी होती है, जिसको गालिबन उर्दू और अरबी ग्रामर में फ़ेल लाजिम कहते हैं। जी, ज़रा इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। ट्रांजिटिव वर्ब इज़ ए टाइप ऑफ एक्शन वर्ब दैट ट्रांसफर्स इट्स एक्शन टू अनदर नाउन। यानी एक ऐसी किस्म का एक्शन वर्ब है जो ट्रांसफ़र कर देता है एक्शन को दूसरे नाउन की तरफ, और उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है जिसकी तरफ ट्रांसफ़र होता है। इसकी एग्जांपल देख लीजिए, द टीचर टॉट अ लेसन। देखिए यहाँ पर अगर हम कहें कि द टीचर टॉट, तो क्वेश्चन होगा टू होम ही टॉट, कि भाई उसने किसको पढ़ाया। जब हम इसका आंसर करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या था, उसका मफूल क्या था, उसके मफूल स्टूडेंट्स थे, तो उसके बाद जब हम इस चीज़ को मेंशन कर देंगे तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो टॉट है या जो टीचिंग है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको अपना मीनिंग पूरा करने के लिए मफूल की ज़रूरत पड़ती है। जी, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सुजैन हेल्प्ड मिशेल मूव। मतलब ये कि सुजैन ने मिशेल को मूव करने में मदद दी, हरकत करने में मदद दी। तो जब हम दूसरे से कोई एक्शन रिसीव करते हैं, कोई हमारा एक्शन जो है ट्रांसफॉर्म होता है, ट्रांसफ़र होता है, तो उस सूरत में जो वर्ब हम यूज़ कर रहे होते हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, जिसको अपना मीनिंग पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसको मज़ीद सादा अल्फाज में समझ लीजिए कि जब आपका जो सेंटेंस है वो फ़ेल और फ़ाइल के साथ पूरा ना हो रहा हो, उसका मीनिंग पूरा ना हो रहा हो, वो बात समझाने में अधूरा हो और उसके साथ ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी हो, मफूल का होना ज़रूरी हो, तो उस वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब इस किस्म का वर्ब होता है कि जिसको अपना मीनिंग पूरा करने के लिए, जिसको अपनी बात समझाने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना पड़ती हो, जिसको अपना मीनिंग पूरा करने के लिए मफूल की ज़रूरत बिल्कुल ना पड़ती हो, उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। देखिए यहाँ पर इसको डिफ़ाइन किया गया है, ए टाइप ऑफ एक्शन वर्ब दैट कैन स्टैंड अलोन। एक किस्म का ऐसा एक्शन वर्ब जो बिल्कुल अकेला ठहर सकता हो, एंड दैट डजंट ट्रांसफ़र इट्स एक्शन टू अनदर नाउन, और इस एक्शन को ट्रांसफ़र ना करता हो किसी दूसरे नाउन की तरफ। जी, इन ट्रांजिटिव वर्ब की ज़रा एग्जांपल्स को देख लीजिए। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास है शिरिल क्राइड। देखिए क्राइड के साथ ही हमारे जुमले का जो मकसद है वो पूरा हो गया। जुमले के मीनिंग को पूरा करने के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट की, मफूल की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से वी स्माइल्ड में हमारी बात जो है वो पूरी हो जाती है, कोई ऑब्जेक्ट को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जब मफूल की ज़रूरत नहीं होती तो ये हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। लास्ट वन है द बेबी लाफ्स, बच्चा रोता है।
इन सब एग्जाम्पल्स में आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्ट को मेंशन किए बगैर, मफूल को मेंशन किए बगैर हमारा जो मीनिंग है वो मुकम्मल हो जाता है और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। जी तो दोस्तों, इन ट्रांजिटिव के बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं लिंकिंग वर्ब की तरफ। लिंकिंग वर्ब ऐसे वर्ब को कहा जाता है जो सब्जेक्ट को और उस सब्जेक्ट से मुतालिक जो मालूमात होती हैं उनको आपस में लिंक करता है। जी देखिए ज़रा इसकी डेफिनेशन। लिंकिंग वर्ब लिंक्स नाउन विद देयर डिस्क्रिप्शंस, जोड़ता है नाउन को और उससे मुतल्लिका मालूमात को, एंड प्रोवाइड्स मोर इन्फॉर्मेशन, और फ्राहम करता है मज़ीद मालूमात अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट से मुतल्लिक मालूमात फ्राहम करता है। हैव अ लुक एट इट्स एग्जाम्पल्स। माई कैट इज़ हंग्री। यहाँ पर देखिए माई कैट जो है ये आपका सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर हंग्री जो है ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, और जो इन दोनों को लिंक कर रहा है, जो इन दोनों के दरमियान ब्रिज बन रहा है वो इज़ है। यहाँ पर इज़ हमारे पास लिंकिंग वर्ब है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस में हमारे पास जो स्मेल है वर्ब, ये लिंकिंग वर्ब है जो हमारे सब्जेक्ट को और उससे मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिंक कर रहा है। और नेक्स्ट सेंटेंस में, थर्ड सेंटेंस में, जो हमारा वर्ब है बिकेम, ये लिंक कर रहा है नाउन को, उसके साथ जो मुतालिक इन्फॉर्मेशन है उससे लिंक कर रहा है। तो इस वजह से ये हमारे पास लिंकिंग वर्ब के एग्जांपल्स हैं। जी तो दोस्तों, नेक्स्ट हम मूव करते हैं लिंकिंग वर्ब के बाद एक्सिलियरीज़ की तरफ। एक्सिलियरी वर्ब बिल्कुल सिंपल सा समझ लीजिए, आपने कंफ्यूज नहीं होना। एक्सिलियरी वर्ब ऐसे वर्ब को कहते हैं जो मेन वर्ब के साथ फंक्शन करता है मेन वर्ब का मीनिंग पूरा करने के लिए। अब आप इसकी डेफिनेशन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ए टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब दैट कम्स बिफोर अदर वर्ब्स टू एस्टैब्लिश वर्ब टेंस, जो आता है मेन वर्ब के साथ फंक्शन करने के लिए, उसका मीनिंग पूरा करने के लिए, उसके जो टेंस का जो मीनिंग होता है, उसका टेंस का जो फंक्शन होता है उसको परफॉर्म करने के लिए एक्सिलियरी वर्ब उसके साथ आता है। अच्छा, और इसमें एक और बात देख लीजिए, जो आपका एक्सिलियरी वर्ब होता है इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, यानी कि ये मेन वर्ब को हेल्प करता है उसका मीनिंग पूरा करने के लिए। जी तो आप यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल ज़रा देखिए। जमील इज़ कमिंग टू माई पार्टी। तो यहाँ पर वर्ब जो है आपका मेन वर्ब वो है कमिंग, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज़ है, जो इसका मीनिंग पूरा करने के लिए फंक्शन कर रहा है इसके साथ। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस में हमारे पास मेन वर्ब है स्टडिंग, और मेन वर्ब के साथ फंक्शन कर रहा है वर्ब। लास्ट एग्जांपल है हमारे पास इस एक्सिलियरी वर्ब के हवाले से, माई फैमिली हैज़ ट्रैवल्ड टू आइसलैंड बिफोर। यहाँ पर ट्रैवल जो है हमारे पास मेन वर्ब है, लेकिन उसके साथ एक्सिलियरी वर्ब हमारे पास हैज़ है, जो मेन वर्ब के साथ फंक्शन कर रहा है उसका मीनिंग पूरा करने के लिए और टेंस को इस्टेब्लिश करने के लिए। इसके साथ ही मैं एक और चार्ट आपसे शेयर कर रहा हूँ जिसके अंदर इसकी काफ़ी सारी लिस्ट मौजूद है। हमारे पास इंग्लिश ग्रामर में यही मोस्टली हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ होते हैं, और हेल्पिंग वर्ब को हम एक्सिलियरी वर्ब भी बोलते हैं। ये आपके मेन वर्ब के साथ डिटेल्स ऐड करते हैं और मेन वर्ब का टेंस का मीनिंग पूरा करने में हेल्प करते हैं। जी तो नेक्स्ट इसी से ही रिलेटेड एक टाइप आ जाती है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब दरअसल ऐसे वर्ब को कहा जाता है जो एक्सिलियरी हो, लेकिन एक्सिलियरी होने के साथ उसकी थोड़ी सी डिवीज़न हो कि उसमें किसी किस्म की पॉसिबिलिटी शो की जा रही हो, नेसेसिटी शो की जा रही हो, एबिलिटी या परमिशन या सजेशन हो, तो उसको हम एक्सिलियरी फर्स्ट, उसके बाद फिर डिवाइड कर देते हैं मज़ीद पॉसिबिलिटी में या नेसेसिटी में। मिसाल के तौर पर कैन में हम ये कह सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ हो सकता है, नेसेसिटी के लिए यूज़ हो सकता है, एबिलिटी के लिए भी कैन यूज़ हो सकता है। इसी तरह से माइट है, कुड है और विल है, ये आपके पास मॉडल वर्ब्स होते हैं जो आपकी पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी या एबिलिटी या परमिशन और सजेशन के हवाले से एक्सिलियरी के तौर पर रोल प्ले करते हैं। जी आप इस चार्ट से इसको थोड़ा सा मज़ीद समझ सकते हैं कि व्हाट आर मॉडल वर्ब्स। दे आर ऑक्सिलरी वर्ब्स that provide additional and specific meaning to the main verb of the sentence। ये ऐसे auxiliary verb होते हैं जो आपके main verb को मज़ीद थोड़ी सी मखसूस मालूमात फराहम करते हैं। Modal verbs are something referred to as modal auxiliary verbs because they help other verbs। इनको मॉडल वर्ब्स को हम मॉडल एक्सिलियरी वर्ब्स भी कहते हैं क्योंकि ये दूसरे वर्ब की मदद करता है। यहाँ पर थोड़ी सी मज़ीद एक्सप्लेनेशन है कि जो कैन है ये एबिलिटी को शो करने के लिए आता है, डाउट के लिए, एस्टॉनिशमेंट के लिए। डाउट बोलते हैं आपके किसी भी किस्म का जो शक होता है उसको बयान करने के लिए कैन का इस्तेमाल हो सकता है। एस्टॉनिशमेंट आपकी हैरानी को इजहार करने के लिए, परमिशन मतलब इजाज़त के लिए भी आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पोलाइटनेस मतलब शाइस्तगी के लिए भी जुमले में आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिक्वेस्ट के लिए भी कैन का इस्तेमाल होता है। इसी तरह से मे को आप परमिशन के लिए
और सुपोजिशन के लिए परमिशन मतलब इजाज़त के लिए, सुपोजिशन मतलब सपोजिशन मतलब आप उसको फ़र्ज़ करने के लिए मे का इजाफ़ा कर लेते हैं। विद डाउट जब आप कोई बात किसी शख्स से कहते हैं तो फिर आप इस एक्सिलियरी मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से लास्ट हमारे पास है इफ़ नॉट प्रोहिबिशन, मतलब जब आप कोई चीज़ ममनू नहीं होती है तो तब भी हम मे का इजाफ़ा करते हैं। आप इस चार्ट को मज़ीद भी देखिएगा, इसमें बहुत सी चीज़ें यूज़फुल हैं। जी, तो नेक्स्ट टाइप हमारे पास बिल्कुल ही सिंपल है, रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब। इन दोनों को बिल्कुल सामने आपके दो चार्ट्स में रख दिया गया है, दो कॉलम्स में। रेगुलर वर्ब दरअसल ऐसे वर्ब को कहते हैं जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होती है, वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म वो ईडी के इजाफे से बन जाती है। सिंपली आप वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ अगर ई और डी का इजाफा करें तो वो आपकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाए। मिसाल के तौर पर आपके पास एक वर्ब है, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लाइक है, तो आप उसमें ई डी का इजाफा करते हैं तो लाइक्ड और लाइक्ड बन जाता है। ये वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म आपकी ई डी के इजाफे से बन जाती है, तो इसको हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, ये अपनी बेस फॉर्म से हटता नहीं है। जो अपनी बेस फॉर्म से नहीं हटता, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म में सिर्फ ई डी के इजाफे से बन जाए, उसको हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। अगर वो हट जाए, अगर वो बेस फॉर्म से मुख्तलिफ हो जाए उसकी वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म, तो फिर वो इर्रेगुलर वर्ब बन जाता है। आप ज़रा पहले कॉलम में रेगुलर वर्ब की सबसे पहले सेंटेंस को देखिए, एग्जांपल को देखिए। आई वॉच्ड टीवी लास्ट नाइट, ये मैंने टीवी देखा गुज़िश्ता रात। तो यहाँ पर आपकी जो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है वो वॉच है, लेकिन उसमें सिर्फ ई और डी के इजाफे से आपकी सेकंड फॉर्म बन गई, थर्ड फॉर्म भी इसी तरह से ही। आई प्लेड बेसबॉल दिस मॉर्निंग, देखिए ये अपनी बेस फॉर्म से उससे ये मुख्तलिफ नहीं हुआ, इसलिए ये रेगुलर वर्ब काउंट होता है। इसी तरह से आप इर्रेगुलर वर्ब पर आ जाइए, इसकी ज़रा डेफिनेशन देखिए। इर्रेगुलर वर्ब्स डू नॉट फॉलो द नॉर्मल पैटर्न्स फॉर द टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल। देखिए इसकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो इसकी बेस फॉर्म यानी कि फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से बिल्कुल मुख्तलिफ और जुदा होती है। तो यहाँ पर देखिए, वी एट द पिज़्ज़ा क्विकली। अब जो बेस फॉर्म है, ये जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो ईट है, लेकिन यहाँ पर जो सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है वो एट है। वी ईट एट ईटन इस तरह से है, क्योंकि ये सब फॉर्म अपनी बेस फॉर्म से अलग हैं, इसको इर्रेगुलर वर्ब कहा जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल को देखिए। आई ड्रैंक सम कोला, तो यहाँ पर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो ड्रिंक है, लेकिन जो सेकंड फॉर्म है वो ड्रैंक है, यानी कि बेस फॉर्म से वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म से वो हटी हुई है, उसको फॉलो नहीं कर रही है। ई डी का यहाँ पर इजाफा किए बगैर ही सेकंड फॉर्म बन गई है। इसी तरह से सेकंड फॉर्म इसकी ड्रैंक है और थर्ड फॉर्म ड्रंक है, यानी ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। इसका कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं है, जो एग्जैक्टली चली आ रही हैं बस वही इंग्लिश टेंस में चल रही हैं, बल्कि जो रेगुलर वर्ब होता है उसमें तो सिर्फ ई डी का इजाफा करने से सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है, लेकिन इर्रेगुलर वर्ब में ऐसा कोई पैटर्न नहीं हुआ करता है। मेरे ख्याल से आपको वर्ब की फ़र्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म को एक अच्छी भली तादाद में आपको याद करना चाहिए, और उससे मुतल्लिका जो मवाद है वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा कि वर्ब की जो बेस फॉर्म है वो और उसके बाद सेकंड और थर्ड फॉर्म के हवाले से एक अच्छी खासी कलेक्शन मैं आपसे शेयर कर दूंगा। आप उनको देख लीजिएगा ताकि आपकी वोकेबलरी के साथ साथ आपके जो वर्ब की जो फॉर्म्स हैं वो भी साथ साथ बिल्डअप होती रहें। तो दोस्तों, हमारा आज का सबक मुकम्मल हुआ। हमने सबसे पहले वर्ब को डिफ़ाइन किया और उसके बाद इसकी डिफरेंट टाइप्स को स्टडी किया है। उम्मीद करता हूँ आज का सबक आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।